हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। पहली बात, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, जो लोग सो रहे हो तो उठ जाओ, 6 बज गए भाई और क्लास का टाइम हो गया। आज बहुत ही अच्छी क्लास आई है आप लोगों के लिए और वीडियो को, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो रही हैं। एक टॉपिक एक दिन में हम कंप्लीट कर रहे हैं, कोई सा भी हो। अभी हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट है, धीरे धीरे आपको, मैं सोच रही हूँ कि मैनेजमेंट के साथ एक क्लास आपकी टेक्सटाइल की भी दी जाए, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बट जितना ज़्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा क्लास में दूंगी आप लोगों को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चाहते हो आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चाहते क्या हो आप लोग। ओके, अब हम बात करते हैं गृह प्रबंधन के चरण के बारे में। गृह प्रबंधन आज हमें पूरा कंप्लीट करना है। इसका चरण 3 चरण होते हैं। क्या है? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन का जो सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है उसको देखेंगे। नियंत्रण का सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है उसको देखेंगे। मूल्यांकन क्या है, कितने टाइप का होता है, इसको देखेंगे। बट हम शॉर्टकट में देखेंगे ना, ये एक तरह का हमारा रिवीजन है, तो हम केवल शॉर्टकट को देखेंगे। यहाँ पे नो एग्जाम्पल, नो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना हमें, बस एकदम मेन पॉइंट को, मेन निचोड़ को निकाल के यहाँ पे रखना है, ताकि एग्जाम टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे ये। और आप लोगों की इतना ज़्यादा प्यार मिल रहे हैं कमेंट, उसके लिए थैंक यू भाई। आप लोग क्लास को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, अच्छी बात है, और आप लोग क्लास को शेयर भी करिए। ओके, बात करते हैं, अब आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, है ना। गृह प्रबंधन के चरण के बारे में देखेंगे। इसको देखने से पहले हमें एक बात कर लेनी चाहिए कि गृह प्रबंधन क्या है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले बात कर लेते हैं गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह प्रबंधन क्या है, उसके बाद दिया गया है मानसिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। तो आप क्या बताओगे? मानसिक प्रक्रिया। गृह प्रबंधन क्या है, इसको मैं 3-4 करके बता देती हूँ कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गृह प्रबंधन आपसे पूछा जाए क्या है? सतत प्रक्रिया है ये, सतत प्रक्रिया। शॉर्टकट में लिख रही हूँ बट समझा रही हूँ आप लोगों को अच्छे से। गृह प्रबंधन क्या है? सतत प्रक्रिया है ये, मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए समझा रही हूँ, नहीं तो समझाती नहीं मैं। ये एक अनुभव है, कला है, और क्या है? विज्ञान भी है। तो यहाँ से अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा गया कि गृह प्रबंधन है, गृह प्रबंधन एक है, आपको सतत दे दिया गया, इसके बाद कुछ भी जितना मैंने यहाँ पे बताया कुछ भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या लगाओगे? सतत पर करेक्ट निशान लगाओगे। मानसिक प्रक्रिया है, मेन तो यही है। देख लो, अगर आपको इसमें से सारी की सारी चीजें दी रही और क्या दिया रहे, आपको मानसिक करके दिया रहे। फॉर एग्जाम्पल, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि गृह प्रबंधन सतत प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया, अनुभव है, कला है, और ये चारों चीजें आपको एक साथ दिया रहे, तो आप क्या किस पे करेक्ट लगाओगे? मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि इसका जो मेन है ना वो है मस्तिष्क। हम कोई भी चीज का आयोजन करते हैं तो सबसे ज्यादा जब हम प्लान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क ही काम करता है ना। अपने मस्तिष्क के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से हम क्या करते हैं? चीजों को अरेंज करते हैं। तो सबसे जो मेन है इसका वो क्या है? मानसिक प्रक्रिया। बट इसको भी जाने रहिए आप लोग, कभी भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सतत प्रक्रिया है, गृह प्रबंधन मानसिक है, अनुभव है, कला है और विज्ञान है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम कोटेशन को देखेंगे कि किसने क्या कहा है। फटाक से हमारा एक लेसन कंप्लीट होना चाहिए, एक चैप्टर। और आप लोग जितना ज़्यादा क्लास को शेयर करोगे उतनी ज़्यादा क्लास में, एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम 2-2, 3-3 क्लास एक दिन में चलाइए, तो कैसे चलाऊं भाई? आप लोग भी तो मेरा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो आप कर रहे हो बट लाइक भी करिए, सब लोग करिए लाइक। 400, 500, 600 लोग देख रहे हो बट लाइक कितना आ रहा है? 150 लाइक आ रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। लाइक लेकर कहाँ जाओगे आप लोग? भगवान के पास जाओगे। लाइक रखो मत अपने पास, लाइक कर दिया करो। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम लिचफील्ड ने गृह प्रबंधन को क्या कहा है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा है। लिचफील्ड जो हैं, लिचफील्ड का नाम आपने सुना है। लिचफील्ड ने गृह प्रबंधन को क्या कहा है? इन्होंने कहा है एक्शन ऑफ साइकिल। एक्शन ऑफ साइकिल उन्होंने कहा है।
इन्होंने क्या कहा है, एक्शन ऑफ साइकिल। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने गृह प्रबंधन को एक्शन ऑफ साइकिल कहा है, तो आप क्या बताओगे, लिचफील्ड का नाम लोगे, या फिर साइकिल आप एक्शन करके पूछ लिया जाए तो भी आप लिचफील्ड का नाम लोगे। ओके, जैसे वहां पे ना मीन एंड चेन गोल पूछा गया था आपसे, मध्यवर्ती लक्ष्य था जो कल हमने पढ़ा था, वैसे ही ये भी है एक्शन ऑफ साइकिल, साइकिल ऑफ एक्शन पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिचफील्ड का नाम लोगे। और ये है क्या, इन्होंने गृह प्रबंधन को कहा है। अब हम बात करते हैं अगला, पी देवदास जी ने क्या कहा है। पी देवदास का यहाँ नाम आता है। इन्होंने गृह प्रबंधन को क्या कहा है, इन्होंने गृह प्रबंधन को क्या कहा है, तो इन्होंने डैम कहा है। डैम नाम याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ये इन्होंने जो पी देवदास है, इन्होंने गृह प्रबंधन को क्या कहा है, डैम कहा है। डैम का हिंदी अर्थ क्या होता है, बांध होता है। अब क्यों कहा है, इसका रीजन क्या है, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां देख सकते हो। मेरी जो पहले की वीडियो उसमें मैं डिटेल से बताऊं, बट यहाँ पे डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमारा रिविजन हो रहा है, बस हम मेन पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं, देवदास ने होम मैनेजमेंट को क्या कहा है, डैम कहा है। लिचफील्ड ने एक्शन ऑफ साइकिल या साइकिल ऑफ एक्शन कहा है। यहाँ पे एक और नाम आता है कोटजिन, कोटजिन का नाम आता है। इन्होंने होम मैनेजमेंट को क्या कहा है, व्यवहारिक विज्ञान। इन्होंने कोटजिन ने क्या कहा है, व्यवहारिक विज्ञान कहा है। किसी स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था, बोल रही थी कि मैम जब मैं किसी के सामने होम साइंस का नाम लेती हूँ कि हम होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो सबको हंसी आती है। ये जो हंसी आ रही है ना, ये उनकी जो मानसिकता है ना बहुत छोटी है, वो इसको समझ नहीं रहे इस चीज़ को। एक बार अगर आप बुक उठा के दे दोगे तो देख के उनका माथा चक्कर जाएगा। ओके, तो इसको जो अपना सब्जेक्ट है ना, इससे प्यार करो आप लोग, इसको बहुत अच्छा मानो। कोई कुछ भी बोल रहा है उसे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा, कितनी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, पूरा का पूरा विज्ञान है ये। कौन कहता है ये केवल खाना बनाने का काम है, कौन कहता है भाई? जो कहते हैं उनको कहने तो, उनकी छोटी सोच है। तो आप लोग इससे परेशान मत होना कभी भी। इतनी चीजें आपको समझ आ गई। पी देवदास ने क्या कहा है, डैम कहा है, बांध। लिचफील्ड ने एक्शन ऑफ साइकिल, कोटजिन ने व्यवहारिक विज्ञान। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे बढ़ना। अब हमें क्या देखना है, गृह प्रबंधन के चरण को देखना है, चरण को देखना है। इसके चरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था उत्प्रेरक तत्व, मोटिवेशनल फैक्टर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है आपको। 3 मोटिवेशनल जो है आपके फैक्टर्स भी हैं, जो है मूल्य, लक्ष्य और स्तर। मूल्य, लक्ष्य और स्तर। इसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो मूल्य है ये क्या है, परिवर्तनशील होता है, जिसका जैसे लक्ष्य परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता रहता है, बट जो गोल है ना ये स्थिर होता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज बता रही हूँ मैं क्या होता है। जो मूल्य है इसको मैंने बताया था परिवर्तनशील होता है, बट अगर आपने अपनी लाइफ में एक बार गोल बना लिया कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो जो लक्ष्य है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए आपका। जैसे आपने सोच लिया कि हमें टीचर बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें अपनी लाइफ में आगे जाना है पढ़ाई के क्षेत्र में, स्टडी के क्षेत्र में, तो वो लक्ष्य किसी को देखकर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो लक्ष्य है ना ये बदलता नहीं है, और स्टैंडर्ड जो होता है, स्तर होता है, जो मूल और लक्ष्य को मिलाकर स्टैंडर्ड का निर्माण होता है। ये क्या है, ये है आपके उत्प्रेरक तत्व। ये क्या है, ये उत्प्रेरक तत्व हैं। और जो चरण हैं गृह प्रबंधन के वो क्या है, वो है आयोजन। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी ना आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्या, कौन सा संबंध है किसके साथ। तो सारी चीजें क्लियर हो रही है, सारी चीजें मैं अच्छे से बता रही हूँ। चरण में क्या आएगा आपका, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। उत्प्रेरक तत्व में मूल, लक्ष्य और स्तर। जो मूल होता है ये क्या होता है, चेंजेबल होता है, बट जो लक्ष्य होता है ये आपका स्थिर होता है, स्टेबल होता है। स्तर का निर्माण आपके इसके हिसाब से होता है, मैंने कल बता दिया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। जो आयोजन है आपका, प्लान है, ये जो है प्लान को और क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। प्लान को आप क्या कहते हैं, प्लान को आप रूपरेखा कहते हैं, रूपरेखा या फिर आउटलाइन, आउटलाइन कहते हैं। और इसका निर्माण कौन करता है, मैनेजर।
किसी भी मैनेजर के माइंड का जो आउटलाइन होता है, दिमाग की रूपरेखा होती है, मतलब कोई उसके माइंड में जो प्लान चल रहा है, रूपरेखा चल रही है किसी चीज़ को लेकर, वही तो आपका क्या होगा, आयोजन होगा। आयोजन क्या है, किसी भी मैनेजर के मस्तिष्क की रूपरेखा जो उसके माइंड में चल रहा है, जो वो सोच रहा है किसी प्लान को लेकर, आउटलाइन है। तो आउटलाइन रूपरेखा क्या है, ये आयोजन है। नियंत्रण आप जानते हो कंट्रोल होता है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन होता है। जो मूल्यांकन है, ये सारी चीजें आपको रिसर्च में भी काम आएंगी, मूल्यांकन के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे लास्ट में, पहले हम आयोजन को देखेंगे, फिर नियंत्रण को, फिर मूल्यांकन को देखेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज का जो है सेशन वो लंबा है। अब बात करेंगे आगे के पार्ट देखेंगे हम। सबको समझ आ रहा है ना? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजर के गुण, थोड़े से गुण के बारे में भी हम देख लेते हैं। एक मैनेजर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो कोई मैनेजर है, किसी कंपनी को चला रहा है, वो मान लो कि जो गृहिणी है वो अपने घर की मैनेजर नहीं होती है। सारी चीज़ों का निर्णय लेना, क्या कल क्या करना है, आज क्या करना है, एक साल बाद क्या है, दीर्घ लक्ष्य बनाना, अल्प लक्ष्य बनाना, मध्यवर्ती लक्ष्य बनाना, सारा काम तो एक गृहिणी तो करती है, तो वो भी तो अपने घर की मैनेजर ही हुई। तो हमें बट यहाँ पे देखना है जो मैनेजर है, जो प्रबंधक होता है, उसका क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक प्रबंधक के अंदर। तो पहला जो है यहाँ पे दूरदर्शिता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छांटने के लिए पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैनेजर का अभी कभी भी आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए, क्वालिटी पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? पहली बात तो है ये दूरदर्शिता होना चाहिए, दूर तक सोचने वाला। मैनेजर क्या होना चाहिए? दूर तक सोचने वाला। ऐसा नहीं कि आज जो हो रहा है बस आज का ही हम सोचे, नहीं, आज भी सोचे, हम कल का फ्यूचर की भी प्लान बनाकर चले ना, कि आज जो हम कर रहे हैं हमारे फ्यूचर में कब काम आएगा, या अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। तो ऐसा होना चाहिए किसी मैनेजर को। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? क्षेत्र विशेष का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में जिस लाइन में जाना चाहते हैं उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ मैनेजमेंट, अगर मुझे इसका नॉलेज नहीं होता तो मैं कैसे पढ़ा लेती आप लोगों को? तो जिस क्षेत्र में जाना है, जिसको उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है उस लाइन में, वरना नहीं बढ़ सकता है। अगला क्या पॉइंट है? विवेकशील होना चाहिए। ये तो आम बात है, विवेकशील अच्छा होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर कोई चीज़ आ रही है सामने, मान लो किसी मैनेजर, किसी एम्प्लॉय ने गलती कर दिया है, किसी जो भी उसके यहाँ पे कार्य कर रहा है उसके अंडर में उसने गलती कर दिया, तो उसको भड़कना नहीं चाहिए, उसको जाकर उसको समझाना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, ऐसे करो तो जाकर अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, विवेकशीलता में आ जाएगा। और क्या होना चाहिए? धैर्यवान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पहल शक्ति। पहल शक्ति का क्या मतलब होता है? नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा। मान लो कि अगर किसी, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, मेरा बड़ा मन हो रहा है आप लोगों को बताने के लिए। मान लो कि कोई लड़का है, उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं ना, और उसको क्या किए, एक कंपनी लगा दी है कि बोले बेटा तुम जाके उसके मैनेजर बन जाओ, इसको संभालो। बट वो क्या है, अगर उसमें पहल शक्ति नहीं होगी, कार्य करने की इच्छा, चीज़ों को जानने की इच्छा नहीं होगी, तो वो 4 दिन में लेके बैठ जाएगा। कितना भी पैसा किसी के बाप के पास हो और कितना कुछ भी लगा के दे दे उसको, किसी को भी, अपनी बेटी को दे दे, बेटे को दे दे, अगर वो संभालने लायक नहीं होगा उस चीज़ को, तो वो डुबा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही होता है, पहल शक्ति होनी चाहिए किसी भी मैनेजर में। अगला जो पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है बट यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हम नहीं देखेंगे। पक्षपाती नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, उसका संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक मैनेजर में। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप लोग इतने ज़्यादा समझदार हो गए हो कि सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें देखना है आयोजन क्या होता है। आयोजन क्या है? किसी भी मैनेजर के माइंड की रूपरेखा है, आउटलाइन है ये। इसमें होता क्या है, आयोजन जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। आपसे कभी भी आयोजन करके क्वेश्चन पूछा जाए कि आयोजन कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताओगे? आयोजन 2 प्रकार का होता है। पहला है दीर्घकालीन, दूसरा है अल्पकालीन। यहाँ पे आ जाएगा दीर्घकालीन,
यहाँ पे आ जाएगा अल्प। जैसे आपने पढ़ा था लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य हमने 3 टाइप का देखा था, बट यहाँ पे जो आयोजन होता है, जो प्लान होता है, 2 होता है। एक तो होता है दीर्घकालीन मतलब फ्यूचर को लेकर, जैसे किसी की शादी हुई, हायर एजुकेशन हुआ, आपको लाइफ में मकान बनाना हुआ, ये सारी चीज़ें जो आ जाएंगी आपकी वो दीर्घकालीन में आ जाएंगी। किसी भी पेरेंट्स के जब कोई भी कपल हो, उसका जब बेबी आने वाला होता है, तभी से उसके सपने होते हैं ना कि हम आगे चलकर हम अपने बेबी को ये बनाएंगे, तो तभी से वो प्लानिंग करने लगता है, पैसे जमा करना, सारी चीजें करना। इसीलिए जो समझदार होती है ना, शादी के बाद भी जब तक वो अपने पैर पे खड़ी नहीं हो जाती ना, वो बच्चा करना नहीं चाहती। ये पॉइंट भी है इसमें। और ये जाहिर सी बात है, अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हो तो इसमें आपको सिखाया जाता है कि बच्चे होने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां, आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, आपको शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे जो है, जो दीर्घकालीन होता है और अल्पकालीन मतलब हमें जो डेली हम वर्क कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें खरीदना हुआ, कोई चीज़ करना हुआ, हमें सुबह मॉर्निंग में क्या नाश्ते में बनाना, क्या खाने में बनाना है, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, अल्पकालीन में आ जाएंगी, आयोजन में, प्लान में आ जाएंगी। अब हम आगे देखेंगे, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आयोजन में कुछ भी नहीं रखा है, दीर्घकालीन अल्पकालीन याद कर लो, बस बहुत है इतना। अब हमें देखना है संगठन क्या होता है। आयोजन, संगठन और मूल्यांकन, कहीं कहीं आपको 4 चीजें देखने को मिल जाएंगी। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। कहीं कहीं आपको जो मैंने आपको चरण बताया है ना, ये पॉइंट भी आप ध्यान देना, बट मेन तो 3 ही है। मेन क्या है आपका, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये तो 3 ही है। मेन तो आपका 3 ही है, बट कहीं कहीं आपको एक चीज और देखने को मिल जाती है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, संगठन और यहाँ पे नियंत्रण, ये भी सीक्वेंस में लगाना जान जाइए आप लोग। कभी भी आज से अगर 3 पॉइंट दिए रहे, जैसे आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, वो तो पूरा का पूरा करेक्ट है, बट कहीं कहीं ना किसी बुक में आपको ये भी संगठन को भी ऐड कर दिया गया और कहीं कहीं क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये भी आप जान लीजिए कि ये भी क्या है, संगठन जो है ये भी चरण है आयोजन का, प्रबंधन का चरण ये भी है। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे संगठन के बारे में। संगठन क्या होता है, संगठन क्या होता है, संगठन मीन्स क्या होता है, तो साथ में जोड़ना, संग प्लस गठन, साथ में जोड़ना ही संगठन कहलाता है। संगठन क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई व्यक्ति हो सकता है संगठन, कोई वस्तु हो सकती है, कोई संस्था हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, कोई क्या हो सकता है, कोई भी कारक हो सकता है, ये क्या हो सकता है, आपका संगठन हो सकता है। बट यहाँ पे जो आपको नोट करना है, वो नोट क्या करना है, संगठन में एक कारक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक कारक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ये सारी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस चीज़ पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं, अगर संगठन से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें सभी कारक, जितने कारक हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो आपको किसका नाम लेना है, संगठन का नाम लेना है। कोई भी तत्व हो सकता है, विषय, वस्तु, कारक, कुछ भी हो सकता है। संगठन का कार्य क्या है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में ये मदद करता है, यही कार्य है इसका। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपको अपने लक्ष्य में पहुँचाने में मदद करे, कोई वस्तु, कोई संस्था, कोई कारक। बट यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कारक है वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। प्रभावित कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में आपकी मम्मा बीमार हो गई हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके पापा के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, फैमिली में जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब क्या है, फैमिली एक संगठन है। संगठन मान लो उसमें कोई मेंबर बीमार हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो जितने लोग रह रहे हैं उसमें सब इफेक्टिव हो गए ना उस चीज़ से। तो यही बताया गया है कि इसमें जो होते हैं, जो संगठन है, इसमें एक चीज़ें दूसरे से प्रभावित होती हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसमें ये क्वालिटी है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, अगला पॉइंट क्या देखना है, नियंत्रण को देखना है।
नियंत्रण से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये बात कर लेते हैं। पहले जो नियंत्रण है ना, ये क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा तत्व है जो एक प्रकार का बल है, किसे हम एक प्रकार का बल कहते हैं, किसे हम यंत्र कह सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो नियंत्रण है वो क्या है, एक प्रकार का बल है और यंत्र है। बल और यंत्र जो ये दोनों नाम यूज हो रहे हैं वो किसके साथ यूज हो रहे हैं, नियंत्रण के साथ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो नियंत्रण है वो क्या है, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का यंत्र है। आपसे यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से तत्व है जिसे हम यंत्र कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, तीनों तत्व में आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन दिए रहे और उसमें ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसे हम यंत्र कहते हैं, जिसे हम बल कहते हैं, तो आपको किस पे करेक्ट का निशान लगाना है, नियंत्रण पे। ऐसे जान लो नियंत्रण क्या है, बल है और यंत्र है। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नियंत्रण को यंत्र किसने कहा है, क्वेश्चन बन रहा है ना, नियंत्रण को यंत्र किसने कहा है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, नियंत्रण को यंत्र किसने कहा है, यंत्र नाम किसने दिया है, निकिल एवं डार्सी ने दिया है। निकिल और डार्सी का नाम यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नियंत्रण को यंत्र किसने कहा है, तो आप क्या बताओगे, निकिल एवं डार्सी ने कहा है। ये चीज आपकी कंप्लीट होगी। अब हम नियंत्रण की अवस्था को देखेंगे, स्टेज ऑफ नियंत्रण, स्टेज ऑफ कंट्रोल को हमें देखना है। ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम इसको मिटा लेते हैं फटाक से। नियंत्रण की अवस्था को देखना है हमें। ये स्टेज जो है सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे नियंत्रण का जो अवस्था है वो क्या होता है। नियंत्रण की अवस्था में बल देना आता है, बल देना, निरीक्षण करना, और क्या है लास्ट का, समायोजन। अब मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि नियंत्रण, बल देना क्या है, निरीक्षण क्या है, समायोजन क्या है। बस हम इसको समझ लेते हैं कि जो नियंत्रण है उसकी अवस्था, कभी भी आपसे स्टेज पूछी जाए तो नियंत्रण की 3 स्टेज होती है, बल देना, निरीक्षण और समायोजन। अगर इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाए, बल देना, नियंत्रण और समायोजन, 2 टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। नियंत्रण की अवस्था कितने टाइप की होती है, नियंत्रण की जो अवस्थाएं हैं कितनी होती हैं, तो आप बताओगे 3। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहे उसमें से पूछा जाए तो आप बल देना, निरीक्षण, समायोजन को करेक्ट करोगे। अगर पूछा जाए कि जो बल देना, निरीक्षण और समायोजन किसके अंतर्गत आ रहा है, नियंत्रण के अंतर्गत आ रहा है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, मूल्यांकन को देखेंगे। मूल्यांकन में ढेर सारे पॉइंट को हमें पढ़ना, उसके बाद हम चीज़ों को अरेंज करने का भी देखेंगे। अभी चीज़ों को अरेंज करने को भी देख लेंगे यहाँ पे, जैसे जैसे आता जाएगा। मूल्यांकन को देखना है हमें, मूल्यांकन में ज़्यादा पॉइंट को हमें देखना है। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्य को आंकना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, किसी को डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए होम मैनेजमेंट के, वहाँ पे आप गृह प्रबंधन के चरण को डालिए, सारी चीज़ें आपको आपके सामने आ जाएंगी फुल डिटेल में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मूल्यांकन की अवस्था। मूल्यांकन का मतलब मैंने बता दिया ना, मूल्य को आंकना। मूल्य को आंकना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। इसकी जो अवस्था है वो क्या है, अवस्था को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है, आयोजन का मूल्यांकन, आयोजन का मूल्यांकन, उसके बाद है आपका क्रियान्वयन का मूल्यांकन, उसके बाद है आपका परिणाम का मूल्यांकन। परिणाम का मूल्यांकन, कितनी अच्छी बात है ना। हम जो करते हैं, मान लो कि हमने आज कुछ काम स्टार्ट किया तो फ्यूचर में उसके बारे में सोचकर ही करते हैं कि आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बट ज़रूरी नहीं है चीज़ें हमारे फेवर में ही आए हर बार।
कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत अच्छा काम करते हैं बट चीज़ें हमारे अपोजिट हो जाती हैं। ऐसा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्ज़ाम टाइम में हम इतना ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं, दिन रात अपना लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है या पहले हम ये सोचते हैं कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बट कभी कभी चीज़ें अपोजिट हो जाती है ना, हमारे अपोजिट हो जाती हैं, जो हम सोचे नहीं रहते वैसा होने लग जाता है। तो यही होता है परिणाम का मूल्यांकन। यहाँ पे मैं परिणाम को समझाने के लिए आपको ये चीज़ बताई हूँ कि कभी कभी चीज़ें जो हम करते हैं ना, उसका जो परिणाम आता है वो हमारे लायक अगर आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमें संतुष्टि होती है, बट कभी कभी हमारे अपोजिट आ जाता है तो उसके बारे में हम सोचते हैं। बट अगर चीज़ें अपोजिट आ रही हैं तो हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। कितनी बार चीज़ें अपोजिट आएगी, हम लक्ष्य वही रखेंगे बट रूल को चेंज करेंगे। हर बार एक ही जैसी चीज़ें नहीं आएंगी। आप एक बार, अगर हम एक जैसी चीज़ों को बार बार कर रहे हैं, एक जैसे रूल को बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक बार रूल को चेंज करके देखिए, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। तो ये मूल्यांकन का, मूल्य को आंकना, इसके स्टेज को हमने देख लिया, आयोजन का मूल्यांकन, क्रियान्वयन का और परिणाम का मूल्यांकन, ये हो गया आपका। अब हमें देखना है, पहले हम देख लेंगे मूल्यांकन के टाइप के बारे में, उसके बाद जो होम मैनेजमेंट है, गृह प्रबंधन है, उसके सीक्वेंस को देखेंगे, मूल्यांकन के सीक्वेंस को देखेंगे, निर्णय के सीक्वेंस को देखेंगे। इन 3 चीजों के सीक्वेंस को हम लास्ट में देखते हैं। क्लास को शेयर करिए आप लोग, क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर दो भाई। अब हमें देखना है मूल्यांकन के प्रकार, टाइप ऑफ एवेल्युएशन। सर्वोपरि मूल्यांकन है, ये आपको काम आ जाएगा फर्स्ट में भी। जितने लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट में भी काम आएगा। मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वोपरि मूल्यांकन और सविस्तार मूल्यांकन। यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें क्या होता है, बट मेन पॉइंट जरूर आपको बता दूंगी जो कि आपका माइंड जो है उससे हटेगा नहीं। सर्वोपरि मूल्यांकन क्या होता है? सर्वोपरि से ही पता चल रहा है ना, ऊपरी तौर से। ऐसा जो सर्वोपरि मूल्यांकन होता है, ऐसा मूल्यांकन होता है जिसे हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं ना। जैसे हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, मान लो कि जब चीज़ें आप 8-10 बार जिस चीज़ को आप पढ़ लेते हो, उसको जब आपको रिवीजन करना रहता है तो उसके अंदर घुस के थोड़ी ना पढ़ते हो आप, ऊपर से ऐसे देखते चले जाते हो, हाँ ये मुझे याद है, बस रिवीजन करना रहता है। तो वही है सर्वोपरि मूल्यांकन, ऊपरी तौर से मूल्यांकन। और सविस्तार मूल्यांकन क्या होता है? एक एक चीज़ को हम जब स्टार्टिंग में पढ़ना अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को हम 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, जब तक हमारे समझ में नहीं आ जाता है उसको हम देखते रहते हैं, एक एक चीज़ को, बारीक बारीक चीज़ को हम नोट करते हैं। वही क्या होता है? सविस्तार मतलब बहुत बारीकी से मूल्यांकन करना, और सर्वोपरि मूल्यांकन मतलब ऊपरी तौर से मूल्यांकन करना। आप ऐसे समझ जाइए, जो सर्वोपरि मूल्यांकन वो रिवीजन है, और जो सविस्तार मूल्यांकन है हम पहली बार स्टडी कर रहे हैं वो है। समझ आ गया? अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें आगे जो देखना है वो है सापेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन, और अगला जो पॉइंट है आपका है निरपेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष में क्या होता है? तुलना करते हैं। सापेक्ष को हमेशा ध्यान रखिएगा, तुलना किया जाता है। तुलना किसका होता है? अपने उद्देश्य और परिणाम का हम तुलना करते हैं ना। इसमें हमारा जो गोल है, जो हमने उद्देश्य बनाया, मान लो हमने प्लान किया कि हम इतने दिन में, हम एक दिन में हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा ना। तो इसमें उद्देश्य और परिणाम में तुलना किया जाता है, किसमें? सापेक्ष मूल्यांकन में। बट जो निरपेक्ष मूल्यांकन होता है इसमें तुलना नहीं करते हैं, तुलना नहीं करते हैं। आपका हमने 8 घंटे दिया, हमने 10 घंटे दिया अपनी स्टडी पर, रिजल्ट अच्छा आए बुरा आए, किसी से कम आए किसी से ज़्यादा आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसमें? निरपेक्ष मूल्यांकन में। सापेक्ष मूल्यांकन में हम उद्देश्य और परिणाम की तुलना करते हैं। निरपेक्ष मूल्यांकन में तुलना उलना कुछ भी नहीं किया जाता है। इसमें आप फेल हो जाओ, आप पास हो जाओ, आप 8 घंटे दो 10 घंटे दो स्टडी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही होता है निरपेक्ष मूल्यांकन। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, अगला पॉइंट जो है आपका औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन, और क्या होता है? अनौपचारिक मूल्यांकन।
इतना जल्दी लिख रही हूँ, समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को, अच्छे से मैं बोल भी रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। मैं जैसे लग रहा है कंफ्यूज हो रही हूँ ना, यहाँ पे देख लीजिए, आपको औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन समझ में आ रहा है। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? फॉर्मल, ये फॉर्मल इवैल्यूएशन है। तो फॉर्मल में क्या होता है, चीज़ें फिक्स रहती है ना आपकी, इसमें बस आपको फिक्स याद कर लेना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस आप फिक्स याद कर लो कि टाइम इसमें फिक्स रहेगा, जगह फिक्स रहेगी, कब जाना है, कब आना है, कितने घंटे लगेंगे, कितना प्रश्न आएगा, कितना उत्तर देना है ये नहीं पता रहता, वो तो आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड है। बट इसमें क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम आपको कहाँ देने जाना है, आपको सेंटर पता है, किस डेट को आपको एग्जाम देना है, कितने बजे से कितने बजे तक एग्जाम देना है, ये भी फिक्स है। आपको पता है कि कितना क्वेश्चन आएगा, ये भी फिक्स है ना। वो तो जो उत्तर देना है आपको, तो आपके जो है तैयारी पर आपने प्रिपेयर कैसे किया उस चीज़ को, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको बस औपचारिक में चीज याद करना है कि ये फिक्स होती है, और अनौपचारिक में क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स कुछ भी नहीं होता। आपको कब करना है, जैसे आपको मार्केट जाना है, आपने सुबह से कोई प्लान नहीं बनाया, एकाएक आप चल दिए, मतलब इसमें बस आपको याद करना, अनौपचारिक ऐसा होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है, चीज़ें फिक्स नहीं होती, वही किस में आ जाएंगी, आपके अनौपचारिक में आ जाएंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम, अगला पॉइंट हमें क्या देखना है, निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक। निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक, इसे हम योगात्मक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो नाम देते हैं ना, दो तीन नाम दे देते हैं, वो हमारे कंफ्यूजन के लिए देते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें क्या होती हैं, कभी कभी लर्न नहीं रहती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हम कभी कभी एग्जाम में होता है ऐसा कि हमें चीज़ें पता है, बट नेम की वजह से हम फिक्स हो जाते हैं, या कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता होती, उसकी वजह से हम कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है आपका, इसमें क्या होता है, सुधार ज़्यादा होता है। ये बीच बीच में, जैसे हम क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास ले रही हूँ आप लोगों का, अब बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछती चलूँ कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो ये मतलब मान लो कि मैं एक टॉपिक पढ़ाई आपको, उसमें से बीच बीच में क्वेश्चन पूछती चल रही हूँ आपसे, वही क्या हो जाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। और इसमें क्या होता है, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन में है, इसमें मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें सुधार बहुत ज़्यादा, सुधार के चांस इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि आप योजना के बीच बीच में मूल्यांकन कर रहे हो, योजना के बीच बीच में मूल्यांकन करना ही आपका क्या कहलाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और इसमें सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। जब आप क्लास को पढ़ते हो, जैसे ये होता है ना कि हम एक हफ्ता पढ़ रहे हैं, 6 दिन हमने पढ़ा और संडे को हमारा क्या है, टेस्ट रख दिया गया, तो ये क्या हो गया, निर्माणात्मक मूल्यांकन। हमें अच्छे से पता चल गया कि हमने 6 दिन पढ़ा है, उसमें से हमें कितना याद है, हमने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, निर्माणात्मक मूल्यांकन में। और जो संकल्पनात्मक मूल्यांकन होता है, ये क्या होता है, योजना के अंत में, योजना के अंत में किया जाता है, अंत में, या फिर क्या किया जाता है, एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में जो हमारा एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक जो एग्जाम होता है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। बट जो बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं, वो आपके इसमें आ जाएंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और जो संकल्पनात्मक मूल्यांकन है, इसके 2 नेम है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन और आपका हो गया योगात्मक मूल्यांकन। इसमें वार्षिक ईयरली एग्जाम है, और इसमें जो बीच बीच से टेस्ट लिए जाते हैं वो आगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना हम सीखेंगे। आपका आधे घंटे की क्लास में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है पूरा का पूरा, और क्या चाहिए। और सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो रही हैं, कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। अब हम गृह प्रबंधन के चरण को देखेंगे। पहले गृह प्रबंधन के चरण, इसको सीक्वेंस में लगाना सीखेंगे। पहला होता है आयोजन, ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा है आपका संगठन, तीसरा है आपका नियंत्रण, चौथा है आपका बल देना, निरीक्षण करना, समायोजन, और लास्ट का आपको मूल्यांकन। इतनी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए।
क्या है गृह प्रबंधन के चरण में? क्या है? आयोजन, पहले हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, फिर संगठन। संगठन क्या होता है? जो साथ में जो कारक होते हैं हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमें मदद करते हैं। फिर हम नियंत्रण करते हैं, चीज़ों पे के ऊपर फोकस करते हैं, निरीक्षण करते हैं, समायोजन और मूल्यांकन। ये क्या है? गृह प्रबंधन के चरण हैं। अभी हमें यहाँ पे एक पॉइंट को और डिस्कस करना है, वो आ गया है निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया को हम देखेंगे अगले जो निर्णय का हमारा डिसीजन मेकिंग एक आपका टॉपिक है, उसमें हम देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बट थैंक यू बोलने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ तो क्लास को शेयर किया करो भाई, और क्लास को लाइक भी किया करो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।